वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के बाद जो है हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज नेटवर्क से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आज ही हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप एजुकेशन के हवाले से कोई भी बात शेयर करना चाहें इनसे तो आप कर सकते हैं, हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं कि आप जो है इतने आपके ब्रिटिश स्कूल को कॉलेज नेटवर्क को चला रहे हैं इतने अरसे से, तो सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं आपके बारे में, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। I'm a teacher by choice अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जिंदगी का सफर बड़ा स्ट्रेंज है। अर्ली एज में अच्छे टीचर्स नहीं मिले, जिससे स्टडी से भी नफरत हो गई और टीचर से भी नफरत हो गई, क्योंकि टीचर्स के बिहेवियर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक स्टेज ऐसा आया कि मुझे लगता था कि टीचर्स जो है वो काबिल नफरत होते हैं। सडनली अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन की दुआओं से, स्पेशली मेरी वालदा की दुआओं से, मेरी जिंदगी में एक बहुत अच्छे टीचर आए, जो कि फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान में पढ़ रहा था। तो उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। प्रोफेसर ताहिर परवेज साहब, उन्होंने मेरे हिडन पोटेंशियल को देखा, मुझे अप्रिशिएट किया, बकअप किया, मुझे मेरा एम सेट किया। उसके बाद से असमा मैंने सेकंड ईयर से ड्रीम करना शुरू कर दिया था कि इंशाल्लाह मैं टीचर बनूंगा, और मैं एक ऐसा टीचर बनूंगा जो लोगों की जिंदगी बनाने वाला होगा, बिगाड़ने वाला नहीं होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो नेटवर्क चला रहा हूँ ब्रिटेन इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज नेटवर्क के नाम से है। मैं तकरीबन 20 सिटीज में डिफरेंट सिटी ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। 40 ब्रांचेज हैं, माशाल्लाह 12,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और मेरी जो टीम है तकरीबन वो भी 1200 पे मुश्तमिल है। तो कोशिश कर रहे हैं कि एक बीइंग अ पैशनेट टीचर को अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें। नहीं, वो आपकी बहुत अच्छी जो है ये काविश है, और हम देखते भी हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये कि एक अच्छे टीचर के लिए किन खूबियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है अफवा। मुझे 20 साल लगे हैं इस चीज को सर्च करने में कि अच्छे टीचर्स की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। एक डेफिनेशन थी जिसे मैं पढ़ता था, मुझे अच्छी लगती थी। A teacher is a person who has the capacity to inspire the student to dream more, to learn more, to do more, to become more. मैं सोचता था कैपेसिटी है क्या जिससे लोगों को इंस्पायर किया जाए। तो आज मैं 20 साल के रिसर्च के बाद ही कहता हूँ कि 12 ऐसी क्वालिटीज हैं, 12 ऐसे चेक पॉइंट हैं जो एक टीचर के पास होने चाहिए। नंबर 1, वो बेस्ट इन कैरेक्टर हो, वो खुद रोल मॉडल के तौर पे लोग बच्चों के सामने मौजूद हो। नंबर 2, जो वो पैशनेट टीचर हो, उसका प्रोफेशन और पैशन सेम होना चाहिए। नंबर 3, उसकी जो कमांड ऑन सब्जेक्ट हो, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके बारे में वो जानता हो, उसकी कमांड हासिल होनी चाहिए। नंबर 4, वो कम्युनिकेटर में बेस्ट हो, उसे पता हो कि हाउ टू इम्पार्ट, हाउ टू इंजेक्ट द नॉलेज। नंबर 3 जो पॉइंट है, सोशल जीनियस हो। सोशल जीनियस के मीनिंग हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग कुछ और ना ले लें, उसे प्यार करना और बच्चों से प्यार लेना आता हो। नंबर 6 साइकोलॉजिस्ट हो, उसे बच्चों को अंडरस्टैंड करना, उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ के बाद वो बच्चों के लिए आके 7th पॉइंट पे एम सेटर भी हो, बच्चों का जानने के बाद उनका एम सेट करे, उनको डायरेक्शन दे। नंबर 8 पे एम सेट करने के बाद वो खुद लर्निंग एटीट्यूड के साथ जिंदगी गुजारता हो और बच्चों को भी लर्निंग के लिए प्यार करे। फिर नंबर 9 पर आकर वो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड का मालिक हो, वो हर रोज आगे बढ़ने के लिए जस्तजू करे और बच्चों को इसके लिए प्यार करे। 10th पॉइंट है जो कि बहुत वाइटल है, टीचर शुड बी अ मोटिवेटर, उसे बकअप करना, अप्रिशिएट करना। मेरी जिंदगी जो है मेरे टीचर ने जो चेंज की है मोटिवेशन के जरिए से चेंज किया। 11th पॉइंट जो है वो डिसिप्लिन हो, और ये सारे काम करते हुए वो रोल मॉडल के तौर पर एक डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहा हो। और 12th है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के मुआशरे में, वो प्रोफेशनल होना चाहिए, नॉट कमर्शियल, क्योंकि आज टीचर्स कमर्शियल होने की वजह से टीचिंग प्रोफेशन को की वैल्यू को, इसकी रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को कम कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पे हम मजीद बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, और मोहम्मद बात कर रहा हूँ, आप कैसी हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए कैसे? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का करम बेटी, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है और बड़ी इसमें बहुत मालूमात देती है। मेरी ये ऑनरेबल गेस्ट से एक सवाल है कि टीचर जो है वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, ये मुस्तकबिल संवारते हैं, लेकिन अफसोस है कि आज का टीचर
जो है वो सरकारी मुलाजिम है वो ये कहता है कि ट्यूशन पढ़ाई जाए, और दूसरे जो टीचर हैं, आज तक के टीचर, माजी में एजुकेशन जो थी वो एक मिशन था कि पाकिस्तान को एजुकेट किया जाए ताकि ये तरक्की की मनाजिर तय करे। आज माजरत के साथ हमारे जो टीचर हैं वो पैसे बनाने के चक्कर में पड़ गए हैं, इसीलिए हमारी जो तालीम है वो तनज़ली की तरफ जा रही है। जरा मोहतरम गेस्ट बताएंगे कि ऐसा क्यों है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। मैंने अपने जो 12 पॉइंट बताए हैं उसके अंदर मैंने एक बात की है कि जो टीचर पैशनेट होगा वो कमर्शियल नहीं हो सकता, वो प्रोफेशनल होगा, वो बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए निकलेगा। मेरे दोस्त ने बड़ी प्यारी बात कही है, मैं खुद ये बात एतराफ करता हूँ कि बहुत कम टीचर ऐसे हैं जो इस टाइम पर प्रोफेशनल हैं, वो कमर्शियल नहीं हैं, वो आज भी सर्विंग कर रहे हैं, वो नेचर को सर्व कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये भी कहूँगा कि हमें भी बीइंग ए पेरेंट्स हमें टीचर की रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहिए ताकि अच्छे लोग इस फील्ड में आए, और ताकि अच्छे जब लोग इस फील्ड में आएंगे तो टीचिंग प्रोफेशन और ऊपर जाएगा। बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन है क्या? टीचिंग प्रोफेशन इज अ मदर प्रोफेशन, इसी से तमाम प्रोफेशन निकलेंगे। आज आप जर्नलिस्ट हैं तो आप डेफिनेटली स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल कर आई हैं, डॉक्टर वहीं से बनते हैं, इंजीनियर वहीं से बनते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आज इस बात का एतराफ करता हूँ कि आज भी इस मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्री एक्स्ट्रा कोचिंग देते हैं, जो शाम को बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं और वो ट्यूशन कल्चर से आवाम को बचाते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जानता हूँ, और आई एम वन ऑफ देम। मेरे 40 ब्रांचेज में कहीं पे अकेडमी नहीं है, मैं कोई ट्यूशन कल्चर नहीं दे रहा। क्यों? मैं समझता हूँ कि टीचर्स को रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ता है, उसे अपने अपने रवैयों से, अपनी अपनी डूइंग से, अपनी सही से मनवाना पड़ता है कि मैं टीचर हूँ। फिर अवाम भी उसे रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्रोफेशन को एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पैशन है। मैंने आपसे पहले कहा है कि मेरी जिंदगी को बिगाड़ने वाले टीचर थे, बनाने वाले टीचर थे, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं टीचर बनूंगा और इस प्रोफेशन में कोई अच्छा काम करूंगा इंशाल्लाह। एक कॉलर और भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सर से बात करना चाह रहा हूँ। जिन्होंने अभी बताया कि हमारे जो टीचर हैं ये यानी कि पैसों के पीछे नहीं, लेकिन ये टीचर जो है स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जब इनके टीचर्स ने इनके लिए बेहतरी की राहें मुबार की, तभी अपने टीचर्स को क्या फीस पे कर रहे थे, और आज ये इनके जो इदारे जो इन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स की क्या फीस ये उनसे वसूल कर रहे हैं? काइंडली ये ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। देखिए भाई, ये इस टाइम पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आप कर रहे हैं। अब इसका जवाब मुझे डिटेल में जाके देना पड़ेगा। अब डिटेल ऐसी है कि देखें, पहले तो ये है कि 25A आईन पाकिस्तानी कहता है कि 5 साल से 16 साल के बच्चे की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और गवर्नमेंट पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली जो है हुकूमत इसमें नाकाम हुई तो प्राइवेट सेक्टर मैदान में आया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस टाइम हम 58% हमारा लिटरेसी रेट है और इसमें मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है। अब प्राइवेट सेक्टर के आप एक तरफ फी को देखते हैं, फी के साथ साथ उसको इनफ्लो और फ्लो को भी देखें, उससे एक्सपेंसेस को भी देखें। कोई रिलीफ नहीं है जो गवर्नमेंट स्कूल्स को देती हो, हर फील्ड को रिलीफ मिलता है। एग्रीकल्चर को आपको खाद हाफ रेट में मिलेगी, बिजली सस्ती मिलेगी, आपको एक्सपोर्टर को रिबेट मिलेगी, आपके इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं, टैक्स फ्री होते हैं, मशीनरी इंपोर्ट फ्री होती है। माय डियर, मेरा आपसे सवाल है, मैं यहाँ पर आज ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बर्डन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जब हम बर्डन शेयर कर रहे हैं तो अगर इस पे टैक्सेशन का बोझ लगा दिया गया, डाल दिया गया और करोड़ों के हिसाब, लाखों के हिसाब से कमर्शियल फीस हमारे ऊपर डाल दी जाती है। मुझे एक बात बताएं, जिस टीचर ने ट्यूशन नहीं पढ़ानी, एक क्लास में 25 से 50 बच्चे नहीं करने, टीचर्स भी अच्छे रखने हैं, अच्छा स्टैंडर्ड के टीचर रखने हैं, उसने बाहर से डोनेशन भी नहीं लेनी, तो वो बच्चों की फी ही से अपना स्कूल चलाएगा। अब सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं। मुआशरे में 500 वाला स्कूल मौजूद है, 5000 वाला भी है, 10,000 वाला भी है, लेकिन ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि थोड़ी फी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम मजीद जो है आपसे बात जारी रखेंगे। नाज़रीन, हमें आप ले लिए ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین, اور جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, جس طرح کالر ہیں, یہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں پرائیویٹ اداروں میں, جس طرح پرائیویٹ اسکولز اس ٹائم جو ہے کام کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ فیسز جو ارننگ کا ایک سمجھ لیں کہ سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے. ہم ٹیچرز دیکھ لیں تو اس طرح کوالیفائڈ ٹیچرز بھی نہیں پرووائڈ ہے, بچوں کو اس طریقے سے نالج نہیں فراہم کیا جا رہا تھا. ویلکم بیک ناظرین, جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, جس طرح ہم یہ تو رہے کہ ہم لوگ پڑھ تو رہے ہیں, تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں, ساتھ یہ بھی جانا کہ تعلیم کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سوین, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کے لوگوں کو, ہمارے منسٹرز کو اور والدین کو بھی اور ٹیچرز کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن اور تعلیم کا مین آبجیکٹو ہے کیا. اس کے مین 2 آبجیکٹو ہیں. آپ دنیا میں جس مرضی لینگویج میں ریسرچ کر لیں گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ تعلیم کے ذریعے سے 2 چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1, وہ یہ چاہتے ہیں کہ کریکٹر بلڈنگ ہو, اچھا انسان بنے, اس کی ویلیوز, اس کی سوچ, اس کا فیتھ, اس کا بلیف اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے, پتہ چلے اپنے بیہیویئر سے وہ ایجوکیٹڈ پرسن ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے سے اسے اسکلڈ کیا جائے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں, ڈفرینٹ فیلڈس آف لائف میں. اب ایزیوم کرتے ہیں, فرض کرتے ہیں کہ ایک اچھا انسان جب اچھا ڈاکٹر بنتا ہے تو اچھا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, ایک اچھا انسان جو اچھا ٹیچر بنتا ہے اچھا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, ایک اچھا انسان جب انجینئر بنتا ہے اچھا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ہمارا جب تک سلیب ایسا ڈیزائن نہیں ہوگا جس میں کریکٹر بلڈنگ کو اور ساتھ میں اسکل کو, کوالٹی بیس ایجوکیشن ٹو میک دا پیپل مور اسکلڈ, یہ نہیں ہوگا, ہم جو بنیادی یعنی کہ آپ کو مین جو ایڈوانٹیجز ہیں تعلیم کے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اچھا, جس طرح ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں تعلیم کے مقاصد, بہت سارے بچوں کو جو ہے جس طرح ہم سوشل میڈیا کے چیلنجز کو جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہم ان کی تربیت پہ بات کرنا چاہیں, ان کے کردار پہ بات کرنا چاہیں, تو کس طرح ان کی کردار سازی کی جا سکتی ہے؟ اصل میں آج کا یہ بہت ہاٹ ایشو ہے. اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ تمام والدین, تمام ٹیچرز, ایون ایوری بڈی از وریڈ اباؤٹ دس تھنگ کہ میں اپنے بیٹے بیٹی کی تربیت کیسے کروں. اصل میں میری ریسرچ کے مطابق 4 اسٹیک ہولڈر ہیں جو کہ ایک بچے کے کردار پر امپیکٹ ڈالتے ہیں. نمبر 1, پیرنٹس کا براٹ اپ کیا ہے, وہ اپنے بچوں کو کیا ویلیوز دے رہے ہیں, سچ بولنے کی پریکٹس کر رہے ہیں, بچے کو محنت کا درس دے رہے ہیں, بڑوں کا ادب کرنے کی درس دے رہے ہیں. جو والدین اپنے ڈرائیور کی, میں اگر اپنے ڈرائیور کی رسپیکٹ کروں گا نا تو میرا بیٹا بھی کرے گا, اگر میرا بیٹا میں نہیں کروں گا میرا بیٹا بھی نہیں کرے گا. ایکچولی تربیت تو گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے, لیکن جب آپ گھر سے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں, یہ نمبر 1 اسٹیک ہولڈر. نمبر 2 اسٹیک ہولڈر اب ٹیچرز ہیں. انوائرمنٹ کیا ہے اسکول کا, والدین کو ایڈمیشن سے پہلے دیکھنا چاہیے. اس کی ایڈمنسٹریشن کیا ہے, والدین کو دیکھنا چاہیے. ٹیچرز کس کریکٹر کے ہیں, ان کا کیلیبر کیا ہے, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, یہ پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے. بہت وائٹل رول ہے. سیکنڈ اسٹیک ہولڈر ٹیچرز ہیں جنہوں نے بچے کا ایم سیٹ کرنا ہے, اس کی لائف کو ڈائریکشن دینی ہے. اس کے بعد تیسرا اسٹیک ہولڈر ہے بچے کی وہ کمپنی جس میں بچہ ٹائم گزارتا ہے. میں بینگ اے ٹیچر مجھے پتا چل جاتا ہے کہ جی پیرنٹس سیم ہے, ٹیچر سیم ہے, بچے کے کریکٹر میں فلکچویشن کیوں آ رہی ہے, بیڈ ہیبٹ کا شکار کیوں ہو رہا ہے, تو ہمیں فوراً سے پتا چل جاتا ہے کہ بچے کی کمپنی چینج ہو گئی ہے. نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کی جو ریلیجس ٹریننگ ہے جسے ہم روحانی تربیت کہتے ہیں, اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کا تعارف اسے کروانا چاہیے. ہمیں اللہ والوں سے رابطے میں رہنا چاہیے. اب اصل بات یہ ہے کہ 4 چیزیں ہیں جو بچے کے کریکٹر کو بنانے یا بگاڑنے میں رول پلے کرتی ہیں, اور بہت آسانی سے پیرنٹس کو پتا. اور اس میں اب سوشل میڈیا کا ذکر آ گیا ہے, یہ بہت آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی چیز ہے. میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بچوں کو ٹائم فکس کریں کہ بیٹا یہ اسٹڈی کا ٹائم ہے, یہ فلاں ٹائم ہے, 1 گھنٹے کے لیے آپ موبائل یوز کر سکتے ہیں. یہ 24 گھنٹے جو چیز ساتھ چل رہی ہے اس کے ساتھ بہت مشکل ہو جائے گا بچوں کو ایک اچھی ویلیوز سکھانا. اٹس ویری ٹف, لیکن یہ ممکن ہے. ہم دوستی کریں, بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں, بینگ اے پیرنٹس بھی, بینگ اے ٹیچرز بھی, تو ہم بچوں کو ان چیلنجز سے
फेस करना, सामना करना और इनसे निकलना हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अच्छा वाजिद साहब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। एक टीचर का बड़ा रोल होता है कि वो अपने स्टूडेंट को किस तरह किस मुकाम पर। अक्सर हम देखते हैं कि टीचर्स को जो है वो बच्चे को, अगर वो बच्चे थोड़ा डम को जिस तरह बैठा हुआ है, उसमें इतना काबिलियत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसको उसने हिडन रखी, लेकिन टीचर उसको बाहर ला सकता है। टीचर उसको बाहर, जिस तरह आपने बात की कि मेरी बहुत सारी चीजों को जो है मेरे एक टीचर ने बाहर लेकर आया और आज मैंने ये प्रोफेशन का इंतखाब किया और मैं एज अ टीचर निकला। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को इस तरह डांट डपट के बिठा दिया जाता है, उनको यहाँ दी कि ये तो पढ़ ही नहीं सकता, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसके हवाले से भी बताइएगा कि टीचर्स को कितना मोटिवेट करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पेरेंट्स तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन टीचर्स तो तवज्जो दे सकते हैं, उनकी तरबियत कर सकते हैं। मैंने शुरू में एक बात कही है कि बेसिकली मैं टीचर ट्रेनर हूँ। मेरा जो ट्रेनिंग के जो सब्जेक्ट हैं, प्लानिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, एम सेटिंग है, टीम मेकिंग है, टीम लीडिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग है। माशाल्लाह इतने सारे आप काम कर रहे हैं। मैं यकीन जाने कि मैं समझता हूँ टीचर्स दे नीड ट्रेनिंग। टीचर्स को भी इस बात के लिए तैयार करना पड़ता है कि जो 12 चेक पॉइंट है, जो मैं शुरू में 12 क्वालिटीज बताई हैं कि बच्चों को अपना कैसे बनाना है, उनको बकअप कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है, एज ए साइकोलॉजिस्ट उनको अंडरस्टैंड कैसे करना है, उनके हिडन पोटेंशियल को कैसे निकालना है, ये सारा काम टीचर ने करना है। टीचर तब करेंगे जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मुयसर होगी, कोई प्रोवाइड करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे इदारे हैं वो अपनी टीम की ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों के हिडन पोटेंशियल को, हर बच्चे के अंदर अल्लाह ने कुछ खास रखा है, उस खास तक पहुंचने के लिए टीचर का रोल पेरेंट्स से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसी मैं समझता हूँ टीचर का रोल है, टीचर्स को करना चाहिए। अच्छा अब ये भी तो देखते हैं आप, इतने सारे माशाल्लाह अभी आपने बताया कितनी सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, 40 से ज्यादा जो है वो आपकी कैंपस भी चला रहे हैं, तो भी आपकी ब्रांचेस भी हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो किस तरह इतना सारा काम मैनेज कर रहे हैं आप? 4 लेटर ऐसे हैं, अगर किसी की इसमें ट्रेनिंग हो जाए तो 40 को क्या 4000 ब्रांचेज मैनेज करना प्रॉब्लम नहीं होगा। EPM एजुकेशन, प्लानिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप। एजुकेशन में पहले मैं बात कर चुका हूँ। जिस इंसान को ये पता हो कि एजुकेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचर्स को कैसा होना चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होना चाहिए, टीचिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, जब सब चीजें उसको पता है तो तो निकल गया, एजुकेशन तो होगी। अब प्लानिंग पर आ जाते हैं। प्लानिंग के दो बेसिक आप कह लें स्टेजेस हैं। स्टेज 1 पर जब हम प्लान करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम जितने सोर्सेज हैं उनको लिस्ट आउट करते हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ पे स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि हम किन चीजों में वीक हैं, किन चीजों में हमारी स्ट्रेंथ है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट है। उसके बाद हम स्टेज 2 पे जाकर सेट द प्लान करते हैं। यहाँ पर जब प्लानिंग होती है तो इसके 6 कंपोनेंट है, 5 W's 1 H, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ। ये 6 चीजों के जरिए जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो एक स्मार्ट प्लान बनता है। तो भाई स्मार्ट प्लान यहाँ पे खत्म हो जाएगा, अब मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम मोटर वे पर हम क्यों यानी कि अपनी गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं करते, हमें पता है मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर है, GT रोड के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। मॉनिटरिंग का स्ट्रॉन्ग होना और फिर कंट्रोलिंग का स्ट्रॉन्ग होना इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैनेजमेंट की नेक्स्ट स्टेज आती है, वो असेसमेंट है। इवेलुएट करते हैं कि जो हमने टारगेट सेट किए थे क्या हम अचीव कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी असेसमेंट होती है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। इसके बाद 5 ही चीजें, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर असबा आप अच्छा काम करें और आपकी तारीफ ना हो, आप अच्छा काम कुछ अरसे करने के बाद छोड़ देंगे। हर इंसान को रिवॉर्ड चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। यहाँ पर अब मैनेजमेंट भी एम भी खत्म हो गया, अब आगे लीडरशिप। मैंने EPML। अब ये जो लीडरशिप है, ये स्वाम जितने भी स्टेप्स हैं पिछले 5, ये लीडर्स करेंगे, ये लीडरशिप करेगी। और अगर किसी इंसान के पास ये 4 चीजें मौजूद हैं तो सिस्टर फिर 40 क्या, वो 400 4000 ब्रांचेस मैनेज करना भी, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम करता हूँ मुझे पूरे पंजाब के एजुकेशन दे दें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के एजुकेशन को 3 साल के अंदर ठीक कर दूंगा। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। सही। आपके साथ जो स्टाफ काम कर रहा है, जाहिर सी बात है, कहने इतने चीजों को आप साथ लेकर जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, तो आप उनके ट्रस्ट को जो है किस तरह मेरी करते हैं? तो मैं देखिए, नंबर 1 ये कि 3 C's का एक मेरा मॉडल है।
how to win the trust of the team member with the Hello 3 C's. C1 communication. کمیونیکیشن کے ذریعے سے میں ٹیم کو رسپیکٹ دیتا ہوں, ان کی بات سنتا ہوں, ان سے بڑی محبت سے بات کرتا ہوں. C2 کوآرڈینیشن. تمام پالیسیز جو بنتی ہیں, جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں, کوآرڈینیشن کے ساتھ ہوتے ہیں, ہر کسی کی سے اس میں شامل کی جاتی ہے. دے فیل دا اونر. نمبر 3 ہے کولیبوریشن. کولیبوریشن کی سٹیج تک پہنچتے ہوئے ٹیم یہ سمجھنے لگ جاتی ہے کہ ہم اونر ہیں, ہم امپلائی نہیں ہیں, ہم فیملی ممبر ہیں, ہم ٹیم ممبر ہیں. جب یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے, اور کوآرڈینیشن کے بارے میں, کیونکہ مینجمنٹ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, تو کوآرڈینیشن کے بارے میں کہا گیا ہے اٹ مدر پرنسپل آل مینجمنٹ فنکشن. مینجمنٹ کے جتنے فنکشن ہیں کوآرڈینیشن کے بغیر وہ ادھورے ہیں. میں 3 چیز کے ذریعے کے ٹیم کا بن جاتا ہوں اور ٹیم کو اپنا بنا لیتا ہوں. الحمدللہ اس کی وجہ سے ٹیم مجھے نہیں چھوڑتی, نہ میں ٹیم کو چھوڑتا ہوں. یہ تو بہت اچھی کوالٹی ہے. اچھا جی, ہمارے سیگمنٹ کا جو ہے ٹائم پہ مختصر سا رہ گیا. میں چاہوں گی ہمارے ویورز کو آپ میسج دینا چاہیں تو آپ. میں ایک تو کہنا چاہوں گا تمام یعنی کہ نوجوان نسل سے بھی اور جتنے بھی لوگ جس پیشے میں کام کر رہے ہیں, دیکھیے 3 چابیاں ہیں. میں 3 چیز آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر انٹینشن سے کام کریں, ہارڈ ورک پہ, محنت پہ بلیو کریں, اور لوگوں کی دعائیں لینا اپنا ایم رکھیں. ان 3 چیزوں کے ذریعے سے اللہ بلیسنگ آئے گی, اور اللہ بلیسنگ آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی دلوائے گی. اور خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا پروفیشن اور پیشن ایک ہو. اسما آپ بائی چوائس, اگر لیٹس سپوز آپ بائی چوائس آپ اینکر بنی ہے, آپ اس فیلڈ میں آئی ہیں, اٹس اوکے. اگر نہیں بھی ہیں تو بھی اپنے پروفیشن کو اپنا پیشن بنا لیں. جب آپ پیشن بنا لیں گی تو پھر آپ تھکیں گے نہیں, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے.